लास्ट क्लास में हम टॉपिक कर रहे थे लास्ट क्लास में लीनियर डिपेंडेंस एंड लीनियर इंडिपेंडेंस। तो कोई भी वेक्टर है, कोई भी सेट है, कलेक्शन ऑफ वेक्टर्स हैं उसके अंदर से v1 v2 vn, और हमें चेक करने को बोला जाता है कि चेक करो कि ये जो सेट है ये लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। तो दोनों के लिए ही मैंने तुम्हें बताया था कि हम कैसे चेक करते हैं। हम क्या करते हैं, हम एक लीनियर कॉम्बिनेशन ले लेते हैं एस के वेक्टर्स का और उसको इक्वेट कर देते हैं जीरो वेक्टर से। ठीक है, ये दोनों केसेस में हम ऐसे ही चेक करते हैं, चाहे मुझे एलडी चेक करना है, डिपेंडेंस चेक करनी है, चाहे इंडिपेंडेंट चेक करनी है। ठीक है, उसके बाद अगर मेरे पास अपने आप, जब मैं इस सिस्टम को सॉल्व करूं और मेरे पास अपने आप ही सारे अल्फाइज ज़ीरो दिख जाए मुझे कि सारे अल्फाइज ज़ीरो ही आ रहे हैं और कोई इसका सॉल्यूशन ही नहीं है, सिर्फ ज़ीरो सॉल्यूशन आ रहा है इसका। ठीक है, तो उस केस में हम बोलते हैं कि ये जो सेट है वो एल डी है, और सॉरी ये जो सेट है वो एल आई है। ठीक है, एल आई है। ठीक है, और अगर इनमें से कुछ अल्फाइज नॉन ज़ीरो आ रहे हैं, ठीक है, चाहे एक ही अल्फा आई नॉन ज़ीरो, बाकी सारे ज़ीरो हो, एक अल्फा 3 नॉन ज़ीरो आ जाए या अल्फा 1 नॉन ज़ीरो आ जाए, तो उस केस में हम बोलते हैं जो एस है वो एल डी है। ठीक है, लीनियरली डिपेंडेंट। ये क्लियर है कंसेप्ट? हाँ, एक बार इसको हम देख लेते हैं डेफिनेशन में। उसके बाद हमने क्वेश्चन भी किया था, तो डेफिनेशन एक बार रिकॉल कर लेते हैं। एस हमें सेट गिवन है, ठीक है, एस इज सेट टू बी linearly dependent if there exist a1 a2 an not all zero, कोई सारे ज़ीरो नहीं होने चाहिए, सच दैट ऐसा इसको इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। और ये एल डी बोला जाएगा, सॉरी एल आई बोला जाएगा अगर मेरे पास, अगर मैं ऐसे ये सिस्टम लेके चलूँ a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस an vn इक्वल टू ज़ीरो वेक्टर, बोल्ड का मतलब होता है ज़ीरो वेक्टर, तो मेरे पास सिर्फ ए आईज जो ज़ीरो आ जाए तो ये एल आई हो जाएंगे। ठीक है, और एक और चीज़ और इसमें है कि एम्प्टी सेट जिसके पास कोई भी वेक्टर नहीं होता उसको हम लीनियरली इंडिपेंडेंट लेकर ही चलते हैं, मतलब ये हम कन्वेंशन लेकर चलते हैं कि वो एल आई होगा, एम्प्टी सेट को हम एल आई ही अज्यूम करते हैं। ठीक है, सो यहाँ तक हमने कर लिया था। उसके बाद हमने एक क्वेश्चन भी किया था, मैं एक बार वो क्वेश्चन भी रिकॉल करा देती हूँ उससे, क्योंकि हम मेथड डेवलप करेंगे कि कैसे चेक करना है एल डी और एल आई। तो ये क्वेश्चन आप देखो, इसमें हमने एस एक सेट लिया था, गिवन था एक सेट जिसके पास ये तीन वेक्टर थे R4 के। ठीक है, और हमें चेक करना था कि ये इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है। ठीक है, तो उसके लिए अगेन सिस्टम स्टार्ट करेंगे। हमने यहाँ पर a टाइम्स ऑफ दिस वेक्टर प्लस b टाइम्स ऑफ दिस वेक्टर प्लस c टाइम्स ऑफ दिस वेक्टर को इक्वेट कर दिया ज़ीरो से, और मेरे पास ये, जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास ऐसा सिस्टम ऑफ इक्वेशन का इस तरह से आ गया, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आ गए। ठीक है, तो उसके बाद अब इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है, तो मेरे पास दो मेथड है। एक तो मेथड यही है कि हमने जो पहले पढ़ा हुआ है, जो हमने 12th में पढ़ा हुआ है, हम उस तरीके से भी कर सकते हैं, या जो हमने 10th में पढ़ा हुआ है वो भी हम कर सकते हैं कि कोई भी दो इक्वेशन को सॉल्व कर लो। तो इस क्वेश्चन में वैसा हो रहा था, लेकिन जो हमने जनरलाइज मेथड एक तरह से ग्रेजुएशन में सीखा है हम वही अप्लाई करते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। तो मैट्रिक्स फॉर्म में हम कैसे लिख देते हैं, ए के कोफिशिएंट यहाँ पर आएंगे, बी के कोफिशिएंट सेकंड कॉलम में आएंगे, सी के कोफिशिएंट थर्ड कॉलम में आएंगे, और
जो कांस्टेंट होता है, जो राइट हैंड साइड पर जो कांस्टेंट होते हैं वो हमारी फोर्थ रो में आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद इस सिस्टम को सॉल्व करने के लिए हम इसको रो सॉरी रिड्यूस रो एक्लन फॉर्म में इसको रिड्यूस करेंगे और हम चेक करेंगे कि क्या इसका सॉल्यूशन आया। ठीक है, तो हमने देखा कि इस टाइप से ये रिड्यूस रो एक्लन फॉर्म में चेंज हो गई है। एक मिनट, सो जब हम इसको इसके सॉल्यूशन लिखेंगे तो बेसिकली इस मैट्रिक्स को मुझे ए बी सी से मल्टीप्लाई करना होता था और इससे इक्वेट करना होता है। ठीक है, तो जब मैं ए बी सी से इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो ऊपर बन जाएगा ए, दैट मीन्स ए इक्वल टू 0। जब इस मैट्रिक्स को इस वाली रो से मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो बी आ जाएगा मेरे पास, बी इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। सिमिलरली सी इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। ओके, ठीक है, अब देखते हैं। सो इससे मुझे ये पता चल गया कि ए भी 0 है, बी भी 0, सी भी 0 है। दैट मीन्स जो ये जो हमने स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था, इसमें जो कोफिशिएंट वेक्टर के जो कोफिशिएंट्स आ गए वो सारे 0 आ गए। दैट मीन्स ये जो एस सेट है ये इंडिपेंडेंट सेट है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है। तो इससे हमने ये सीखा कि इस क्वेश्चन को हम डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं कि मैं क्या करूं, जो एस के वेक्टर हैं उसको डायरेक्टली यहाँ पर कॉलम वेक्टर की तरह लिख दूँ। यहाँ पर नोट करो, ये चीज़ कॉलम है ये वाला, देन ये वाला कॉलम है, देन ये वाला कॉलम है। ठीक है, उसके बाद इसको रो रिड्यूस एक्लन फॉर्म में मुझे सॉल्व करना है। रो रिड्यूस एक्लन फॉर्म में इसको रिड्यूस करना है और उसके बाद मैं बता दूं कि हमें क्या चेक करना है। उसके बाद हमें चेक करना है, ये देखो ये ही टेस्ट है। तो सबसे पहले हमें एक मैट्रिक्स ए फॉर्म करनी है, देन हमें उसको रो रिड्यूस एक्लन फॉर्म में चेंज करना है। देन अगर मेरे पास हर एक रो में, हर एक कॉलम में, हाँ हाँ बोलो। कॉलम चेक करते हैं, रो फॉर्म में भी चेक करते हैं, मुझे लगता है। हाँ, इसमें देखो रो रिड्यूस एक्लन फॉर्म के लिए पूछ रहे हो या? हाँ, ये मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि जब हम उसके लिए चेक करते थे, स्पैनिंग के लिए चेक करते थे, तो अगर हमें दिया होता था तो उसको हम वेक्टर को एज अ कॉलम लिख रहे थे, याद करो। ठीक है, और इसमें हमने देखा ये कि जब हमें इसको चेक करना है एस को कि ये इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट, तो ये जो वेक्टर है ये खुद ही इस तरह से प्लेस हो जाता है कि ये कॉलम बन जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें इस वाले जब इंडिपेंडेंट चेक करोगे तो उसको कॉलम बनाना है। ठीक है, जितने भी वेक्टर्स हैं उनको कॉलम में लिखना है। क्लियर है? और ये स्पैन के लिए रो में लिखना यस है। मैम। हाँ हाँ, स्पैन स्पैन के लिए रो में लिखना है। वो एक बार पुराने वीडियो से रिकॉल करना या बुक यस में देखना। हाँ ठीक है, उसमें मेथड में भी ऐसे लिखा होता है, तो इसमें भी मेथड में वैसे ही लिखा हुआ है। मैं इसको लाइन टू लाइन नहीं पढ़ रही हूँ, हम सीधा क्वेश्चन करते हैं और बस हम इसमें ये सीख लेते हैं कि ये लास्ट में क्या बोल रहा है। तो लास्ट में ये बोल रहा है कि जब रो रिड्यूस एक्लन फॉर्म में चेंज हो जाएगा तो उसमें चेक करो कि हर एक कॉलम के पास एक पाइवट एलिमेंट होना चाहिए, और अगर हर एक कॉलम के पास एक पाइवट एलिमेंट है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, अदरवाइज वो डिपेंडेंट है। तो पाइवट एलिमेंट क्या होता है? पाइवट एलिमेंट होता है फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन रो। ठीक है, तो जब क्वेश्चन हो जाएगा तब मैं आपको बता दूंगी, तभी एक मिनट। सो स्टार्ट करो। इसमें चेक करना है कि जो ये वेक्टर हमें गिवन है, ये जो सेट हमें गिवन है, ये इंडिपेंडेंट सेट है या लीनियरली डिपेंडेंट सेट है। तो S1 से हमने स्टार्ट किया। एक क्वेश्चन हम कर, मतलब मैं बता देती हूँ उसमें डायरेक्शन। तो
उससे मैंने एक मैट्रिक्स बनाई जिसका नाम हम रख रहे हैं ए। ठीक है, ए मैट्रिक्स के पास जो S1 के पास वेक्टर्स हैं वो ए मैट्रिक्स के कॉलम है। फॉर एग्जांपल S1 का वेक्टर है 1 -1 0 2। तो आप देख सकते हो वो हमारे पास यहाँ पर क्या बन रहा है, कॉलम। ठीक है, सिमिलरली ये हमारे पास कॉलम है। ठीक है, ये भी कॉलम है। अब इसको आपको चेंज करना है रो रिड्यूस एक्लेन फॉर्म में। ठीक है, तो वो तुम्हें करना आना चाहिए क्योंकि वो तुम काफ़ी बार सीख चुके हो और कर चुके हो। तो करो इसको चेंज रो रिड्यूस एक्लेन फॉर्म में। तो रो रिड्यूस एक्लेन फॉर्म में चेंज करने के लिए आपको इसको ज़ीरो बनाना है, ये ऑलरेडी ज़ीरो है, इसको ज़ीरो बनाना है। तो करो। सो आई होप आपने यहाँ तक कर लिया। आपके पास फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट एलिमेंट 1 बन गया, बाकी सारे नीचे के 0 बन गए। देन आपको क्या करना है, देन इसको आपको 1 बनाना है और इसके ऊपर के एलिमेंट को और इसके नीचे के एलिमेंट को 0 बनाना होता है। तो इसको सबसे पहले इन्होंने 1 बनाया यूजिंग दिस ऑपरेशन, दिस एलिमेंट्री ऑपरेशन। देन ऊपर के एलिमेंट ऑलरेडी 0 था, नीचे के एलिमेंट पे वर्क करेगा ये, उसमें भी ये इसको 0 बनाएगा। यहाँ तक सबका हो गया, मुझे बताओ। रो रिड्यूस एक्लन फॉर्म में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मैं उसी अजम्पशन के साथ चल रही हूँ कि तुम्हें वो करना अच्छे से आता है, कि इस टाइप के ऑपरेशन आप 12th में भी प्रैक्टिस कर चुके हो और अभी भी किया है, विभा मैम ने कराया होगा। जब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हम ये यूज़ करते हैं। हाँ, डन मैम। अब क्या करेंगे बताओ, नेक्स्ट स्टेप। क्या करेंगे, रो एक्सचेंज करेंगे, बिकॉज आपने स्टडी किया ही होगा कि जितनी भी ज़ीरोज़ वाली रो होती हैं वो नीचे आनी चाहिए और इस ये नॉन ज़ीरो रो है तो ये ऊपर चली जाएगी। ठीक है, उसके बाद इसको 1 बना देंगे। ठीक है, इन्होंने यस मैम। पहले उसको 1 बना दिया और फिर एक्सचेंज कर दिया, वो कोई बात नहीं। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद इसने इन दोनों को 0 बनाया। ठीक है, यहाँ तक हो गया। यस मैम। तो अब करना क्या है, अब हर कॉलम में चेक करो पाइवट एलिमेंट। पाइवट एलिमेंट क्या होता है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट जो होता है आपका, जो 1 होता है, उसी को हम पाइवट एलिमेंट कहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हो इस रो में फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट इज दिस, तो इसको सर्कल कर लो या बॉक्स कर दो। सेकंड रो पे जाएंगे, हम देखेंगे पाइवट एलिमेंट क्या है तो उसको बॉक्स कर देंगे। थर्ड में जाएंगे, उसको बॉक्स कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले बॉक्स कर लो, फिर उसके बाद चेक करो कि क्या हर कॉलम में ये बॉक्स किया हुआ पाइवट एलिमेंट है। यस है। तो अगर हर कॉलम में ऐसा है तो ये इंडिपेंडेंट होगा, अगर कॉलम में किसी कॉलम में मिसिंग है तो ये डिपेंडेंट बन जाएगा। क्लियर है मेथड। तो ये जो मेथड है, छोटे छोटे क्वेश्चंस तो देखो, जब R2 R3 वाले क्वेश्चंस तो उससे भी हो जाते हैं। हमारे जो कन्वेंशनल मेथड है, कन्वेंशनल मेथड से मेरा मतलब है ये वाला मेथड।
जैसे इसमें इसने चेक किया, ठीक है। तो लेकिन जब हमारे पास क्वेश्चंस में जो R5 में काम कर रहे हो, R7 में काम कर रहे हो, तब ये मेथड ज़्यादा यूज़फुल होता है, ठीक है। तो एक बार पार्ट बी इसका स्टार्ट करो। पार्ट बी में आपके पास R3 के ही वेक्टर्स गिवन है। तो एक बार चेक करो कि S2 जो सेट है वो इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट। मैम पार्ट बी करना है। हाँ, इसलिए हम सारा ही करेंगे, पार्ट बी करो। हाँ, ऐसा हो सकता है कोई कुछ और ऑपरेशन लगाए, कोई कुछ और ऑपरेशन लगाए, लेकिन लास्ट में जो रो रिड्यूस एक्लन फॉर्म आएगी वो यूनिक ही आएगी, वो मतलब सब बच्चों की एक जैसी ही आएगी, ठीक है। तो मुझे बताना लास्ट में कैसी फॉर्म आ रही है। अभी भी किसी को दिक्कत है चैट बॉक्स में लिख सकता है, मेथड में कोई दिक्कत है तो। मैम बी पार्ट भी लीनियरली इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट है मैम। अच्छा अच्छा अच्छा, एक बार मैं इसमें देख लेती हूँ। 2 मिनट और देती हूँ, फिर उसके बाद मैं इसमें। अच्छा ठीक है, जिसका हो गया है वो चैट बॉक्स में लिखते जाओ ताकि मुझे पता चले कि किस किस ने कर लिया है। ओके, ठीक है, गुड। चलो एक बार डिस्कस कर लेते हैं फिर। तो हम्म, तो पार्ट बी कैसा है इसका। देखो, रो ऑपरेशंस में तुम पे छोड़ रही हूँ, सिर्फ हम देखते हैं कि कैसे है। तो एज अ कॉलम लिखा 3 1 -1 -5 -2 ऐसे करके लिखा। देन इन्होंने, हो सकता है कोई बच्चा ये ऑपरेशन भी लगा दे, R1 गोज टू 1/3 R1। तो ये भी ऑपरेशन वैलिड है, लेकिन इन्होंने क्या किया, R1 और R2 को एक्सचेंज कर दिया। तो ये सब चीज़ें आपको प्रैक्टिस से पता चलेंगी, क्योंकि देखो इससे क्या बन रहा है, इससे एक तरह से रैशनल नंबर्स बन रहे हैं। तो रैशनल्स में काम करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है इंटीजर के कंपैरिजन से, ठीक है। तो इसलिए ऐसे एक्सचेंज करना ज़्यादा बेटर ऑपरेशन है, ठीक है। बाकी अगर किसी है तो मैथमेटिकली वो है उसमें, ठीक है। तो अब बनाया होगा, फिर उसके बाद इसको 1, ये तो 1 है ही, ठीक है। ऊपर वाले को -2 को 0 बनाया, ठीक है। तो
उसके बाद थर्ड रो में आप देख सकते हो फर्स्ट नो एलिमेंट इज 1, ठीक है। अब ने 0, तो इस तरह आ गया। तो आप देख सकते हो इसमें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आ गई है, और हम सारे 0 एलिमेंट मीन्स पाइवट एलिमेंट को बॉक्स कर देंगे, जितने एलिमेंट है बॉक्स कर देंगे। उसके बाद कॉल चेक करेंगे कि बॉक्स एलिमेंट है, अगर तीन में बॉक्स किया एलिमेंट को डिपेंडेंट है। Ma'am, your voice is breaking. Yes, ma'am, अच्छा, your voice is breaking. चलो अगर आगे कुछ हो तो बताना मुझे। अभी क्योंकि क्वेश्चन ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो पार्ट सी करो इस कंसेप्ट बता रही हूँ मैं, सिर्फ हम प्रैक्टिस ही कर रहे हैं। पार्ट सी करो। जिसका अब ठीक आ रही है मेरी आवाज? Yes, ma'am. ठीक है, भारती और वैशाली का हो गया है, बाकी पायल का हो गया है। ठीक है प्रिया, चलो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इससे पहले जो जो दो क्वेश्चन हमने किए हैं वो दोनों ही में इंडिपेंडेंट आया था आंसर, तो इसी में डिपेंडेंट आ रहा है। तो एक बार देख लेते हैं कि इसमें क्या चेंज आया है। तो
हमने ये मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करी यूजिंग वेक्टर एज अ कॉलम ठीक है। सो आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही है। ओके ओके, मुझे लगता है कनेक्शन टूटा होगा बीच में एक बार। रुको। अब ठीक है, अब शो हो रही है। यस मैम। हाँ ठीक है, तो एक मैट्रिक्स को हम रो रिड्यूस एक्लन फॉर्म में चेंज करेंगे इसमें। ठीक है, तो मैं ऑपरेशन डिस्कस नहीं कर रही हूँ, ऑपरेशंस तो मेरे पास ये आएंगे। ठीक है, किसी ने अगर अलग ऑपरेशंस लगाए तो कोई बात नहीं, लेकिन लास्ट में जो उसकी मैट्रिक्स आएगी वो यही आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट को बॉक्स करना है। तो इस रो में आप देख सकते हो फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट इज दिस। इस रो में आप देख सकते हो फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट ये है। इस रो में फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट था ही नहीं। ठीक है, उसके बाद हमें कॉलम वाइज चेक करना है। तो कॉलम वाइज में इसके पास है, इसके पास पाइवट एलिमेंट है या बॉक्स एलिमेंट है इसके पास, इसके इन दोनों के पास नहीं है, तो इसलिए ये डिपेंडेंट हो गया। ठीक है, सिमिलरली पार्ट डी में भी हम देख सकते हैं, ये मैं तुम्हें होमवर्क की तरह तुम इसको करना, छोटा सा ही है। तो इसको जब हम रिड्यूस करेंगे रो एक्लन फॉर्म में, तो हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स आ जाएगी जिसमें हमारे पास ये पाइवट एलिमेंट है इस कॉलम में, इस कॉलम में भी पाइवट एलिमेंट है और इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, तो इसलिए डिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? हाँ, अब मैं एक थ्योरम मैं तुम्हें बताऊंगी जो हमारे काम को थोड़ा सा आसान कर देती है। वो थ्योरम क्या कहती है, एक बार हम स्टेटमेंट देख लेते हैं फिर उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो थ्योरम क्या कहती है कि एस एनी सबसेट ऑफ आर एन है containing k distinct vector where k is greater than n, then S is linearly dependent। ठीक है, स्टेटमेंट थोड़ी सी अभी एक मिनट, किसी का माइक ऑन है। हाँ, तो स्टेटमेंट क्या कह रही है, स्टेटमेंट कह रही है कि हमारे पास एक एस सेट है, ठीक है, जिसके पास के वेक्टर्स है। ठीक है, और ये एस वेक्टर है आर एन में। तो एस सबसेट मतलब ये जो सॉरी ये ऐसे नहीं लिखना चाहिए, ये जो वेक्टर्स हैं ये वेक्टर कहाँ से आ रहे हैं, ये आर एन से आ रहे हैं। ठीक है, अभी मैं आपको एग्जाम्पल लेकर बताऊंगी तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो अगर एग्जाम्पल ले ही लेते हैं, ये नहीं, पहले मैं स्टेटमेंट लिख देती हूँ, k इज ग्रेटर देन n। तो थ्योरम कहती है जो देन S इज LD। थ्योरम हमें S के बारे में बता रही है कि अगर S का स्ट्रक्चर ऐसा होगा तो वो जो S है वो LD हो जाएगा। स्ट्रक्चर कैसा होगा वो बताती हूँ। देखो, मान लो S के पास ऐसे कितने एलिमेंट हैं S के पास, 4 एलिमेंट है। ये 4 एलिमेंट S के अंदर जो वेक्टर है वो कहाँ के हैं, ये कहाँ का एलिमेंट है, R3 R3 के एलिमेंट है, ये 3 टपल है ना। ठीक है, तो R3 में यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, तो ये जो 3 है ये इम्पोर्टेंट है, और ये जो 1 2 3 4 दैट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन S वो इम्पोर्टेंट है।
ठीक है, तो एक तरह से नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस को अगर मैं ऐसे डिनोट करूँ, ये नंबर डिनोट कर रहा है, ठीक है, ये नोटेशन है, ये तुमने ऐसी पढ़ी भी होगी, या एन ऑफ एस पढ़ा होगा तुमने, ठीक है, सेट थ्योरी में। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस इज 4। तो ये थ्योरम जो भी मैंने बताई है, अभी मैं स्टेटमेंट पे दोबारा जाऊंगी। ये थ्योरम ये कहती है कि नंबर ऑफ एलिमेंट अगर इस नंबर 3 से, जो ये नंबर 3 यहाँ पर है, उससे बड़े हैं, उससे ज़्यादा है, तो उस केस में जो एस होगा सेट, वो एल डी बन जाएगा। एक बार मैं रिपीट करती हूँ। दैट मीन्स अगर एस के पास 4 वेक्टर हैं, एस के पास 5 वेक्टर है, एस के पास 6 वेक्टर है, एस के पास 7 वेक्टर है, एस के पास 8 वेक्टर है, मतलब 3 से ज़्यादा वेक्टर है, 3 से स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन वेक्टर है, तो उस केस में एस एल डी आएगा। क्यों? क्योंकि एस के अंदर जो वेक्टर है उनका जो स्ट्रक्चर है वो R3 वाला है, ठीक है। तो उस केस में जो एस आएगा, जब भी 3 से ज़्यादा वेक्टर होंगे एस के अंदर, तो वो एल डी आएगा यूजिंग दैट थ्योरम, ठीक है। तो अभी मैं एक और एग्जांपल देती हूँ। मान लो एस मैंने ये ले लिया 1 2 4 5। अब देखो मैंने बहुत रैंडम लिया है, 5 6 7 8, ठीक है। अब मुझे चेक करना है ये एल डी है या नहीं। देखो एस के अंदर जो वेक्टर है वो कहाँ से आ रहे हैं, किससे आ रहे हैं, किस टाइप के वेक्टर हैं ये, R2 से आ रहे हैं, ठीक है। तो अब ये नंबर मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है 2। अब मैं चेक करूंगी एस की कार्डिनैलिटी क्या है। एस की कार्डिनैलिटी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस कितना है, 4 है। अगर ये 4 इस 2 से ग्रेटर है, ठीक है, तो उस केस में यूजिंग दैट थ्योरम एस विल बी एस इज एल डी। ठीक है, थ्योरम की इम्पोर्टेंस समझ में आ रही है कि क्या कह रहा है। यस मैम। हाँ, तो अब देखो थ्योरम जहाँ पे एप्लीकेबल है वहीं पर लगाना। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो हर जगह नहीं एप्लीकेबल हो रही है ये, ठीक है। एक बार हम इस थ्योरम को यूज़ कैसे करेंगे, एक तो जब भी आप इसको यूज़ करोगे तो फिर इसको स्टेट जरूर करना है, ठीक है, क्योंकि इसको यूज़ करते ही क्वेश्चन जो होगा वो एक लाइन में ही हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप पार्ट डी देखो, ठीक है, यहाँ पर देखो पार्ट डी में जो वेक्टर्स हैं वो R2 से आ रहे हैं, ठीक है, और ये 4 वेक्टर हैं जो कि 2 से ग्रेटर है, ठीक है। इसकी नंबर ऑफ एलिमेंट इन S4 इज 4, ठीक है, तो 2 से तो इसकी कार्डिनैलिटी ज़्यादा है, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन S4 ज़्यादा है, तो इसलिए यूजिंग दैट थ्योरम ये LD बन जाता है सेट, ठीक है, डिपेंडेंट बन जाता है। लेकिन आपको थ्योरम भी स्टेट करनी है यहाँ पर कि किसी ने मतलब कुछ ऐसे बस सिर्फ ये लिख देने से काम नहीं बनेगा कि 4 इज ग्रेटर देन 2 हेंस दिस इज एल डी। तो थ्योरम की स्टेटमेंट भी यहाँ पे लिखनी है। तो इस क्वेश्चन को करने का, S4 वाले लास्ट वाले क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका ये और दूसरा तरीका यूजिंग दैट थ्योरम। एक तरीका तो यही है, उसको कन्वर्ट कर लो रो एक्लन फॉर्म में, और दूसरा तरीका ये है कि हम इस थ्योरम को स्टेट कर दें और हम बोल दें कि ये इस तरीके से एल डी है, ठीक है। देखो इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, इस एग्जाम्पल में देखो इन्होंने वेक्टर उठाए हैं R3 में से, ठीक है। तो S के जो वेक्टर्स हैं वो R3 में से आ रहे हैं। S के अंदर वेक्टर्स कितने हैं, 4 हैं, ठीक है। तो जो ये 4 है, ये हमारे पास ये 4 है, और या इस केस में n हमारा 3 है, ठीक है, क्योंकि बोलता है कि एस बी एनी सबसेट ऑफ आर एन, ठीक है। तो ये R3 के वेक्टर्स का कलेक्शन है और इसके पास k डिस्टिंक्ट वेक्टर है, k मतलब 4 डिस्टिंक्ट वेक्टर है, ठीक है। तो अगर k स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन n, इस केस में हो रहा है 4 स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 3, इन दैट केस s इज डिपेंडेंट, ठीक है, तो लीनियरली डिपेंडेंट। क्लियर है ये वाली थ्योरम? यस मैम। यस मैम। तो मुझे बताएगा, अभी हम पीछे पीछे वाले क्वेश्चन में डी में तो एप्लीकेबल थी,
मुझे बताओगे कि कहाँ कहाँ ये एप्लीकेबल है और कहाँ कहाँ एप्लीकेबल नहीं है। हर जगह एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो बताओ, ए पे है, बी पे है या सी पे है, इन तीनों में से बताओ कहाँ एप्लीकेबल है। सी। गुड। सी। हाँ, देखो, क्योंकि S1 में जो वेक्टर्स है वो R4 से आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे n हमारा 4 हो गया, ठीक है, और k हमारा 3 हो गया, ठीक है। तो वो थ्योरम की स्टेटमेंट ही यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही है, ठीक है। उसके लिए k स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन n होना चाहिए, तो वो तो हो ही नहीं रहा है। यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पर k भी 3 है और n भी 3 है, यहाँ पे भी एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पर k हमारा 4 है और n हमारा 3 है, तो यहाँ एप्लीकेबल है। और यूजिंग दैट थ्योरम हमें कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ हमें थ्योरम की नॉलेज होनी चाहिए कि थ्योरम ये कहती है, और हम इस डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये एनडी है। तो थ्योरम की नॉलेज होने की वजह से हम चीज़ें थोड़ी जल्दी कर सकते हैं। अगर मान लो किसी दो तरीके से कोई इस क्वेश्चन को कर सकता है, एक तो उसका यही तरीका है जो ये वाला हम करते हैं, और दूसरा यूजिंग दैट थ्योरम, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चन को तो एक ही तरीका है जो हमने किया है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आप थोड़े डिफरेंट वेक्टर स्पेस में काम करते हैं। हाँ, तो हमने क्या किया था, हमने जैसे जब स्पैनिंग सीखी थी तो सबसे पहले हमने आरएन में स्पैनिंग सीखी थी। सिमिलरली अब हम इंडिपेंडेंस सीख रहे हैं, तो हमने आरएन में सीखी है, अब हम डिफरेंट वेक्टर स्पेस में वर्क करेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है एक सेट S जो कि P2 का सबसेट है, ठीक है। चेक करने को बोला है कि वो इंडिपेंडेंट है या नहीं। तो P2 बताओ क्या था, सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है। जो सेट ऑफ पॉलिनोमियल था वो सिर्फ P था। P2 का मतलब है सेट ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल्स टू 2। दैट मीन्स डिग्री उनकी लेस देन इक्वल्स टू 2 हो सकती है, ठीक है। 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकते है, 0 भी हो सकते है। तो आप देख सकते हो इसके अंदर पॉलिनोमियल्स कैसे हैं, ऐसे हैं, ठीक है। एक पॉलिनोमियल ये है, एक पॉलिनोमियल ये है, एक पॉलिनोमियल ये है, ठीक है। सो इसको करेंगे कैसे हम, एस अगेन हमें आर एन पे वर्क करना आता है, तो हम क्या करेंगे, एक रिप्रेजेंटेशन ले लेंगे जैसे कि हमने स्पैनिंग में सीखा था। हम इसकी एक रिप्रेजेंटेशन ले लेंगे, और वो कैसे करेंगे मैं बता देती हूँ दोबारा से, कि कोई भी पॉलिनोमियल इस टाइप का है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को ए लिख लेंगे, एक्स के कोफिशिएंट को इधर बी लिख देंगे, और कांस्टेंट टर्म को इधर सी लिख देंगे। दैट मीन्स वेक्टर इन R3, जो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है वो वेक्टर इन R3 आ जाएगी। तो सिमिलरली इसको हमने लिख दिया, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ 1 आ गया, इसका कोफिशिएंट 1 है, ये इधर 1 आ गया, इधर 1 आ गया, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो कि x का कोई कोफिशिएंट नहीं था, तो इसलिए यहाँ पे 0 आ गया। कांस्टेंट टर्म -1 थी तो वहाँ -1 आ गई। सिमिलरली इसका, यहाँ तक क्लियर है। यस यस मैम। मैम। अब क्या करेंगे, इस वाले कलेक्शन को देखेंगे कि ये कलेक्शन जो है ये ये अगर ये इंडिपेंडेंट आ गया तो मेरा ये वाला सेट भी इंडिपेंडेंट हो जाएगा, अगर ये डिपेंडेंट आ गया तो मेरा ये वाला सेट भी डिपेंडेंट हो जाएगा। तो चेक करो इस वाले के लिए, इसको एज अ कॉलम लिखना है, तो इसको यहाँ पे कॉलम लिखा, इसको कॉलम लिखना है तो यहाँ पे कॉलम लिखा, इसको कॉलम लिखना है, इसको लिखा, ठीक है। सिंपल सी मैट्रिक्स है, इसको चेंज कर लो रो रिड्यूस एक्लन फॉर्म में, बताओ मुझे फिर। तो
तो रो रिड्यूस एक्लन फॉर्म में चेंज करेंगे तो इसको 0 बनाना है और इसको 0 बनाना है, ठीक है। तो उसने किया, इसको 0 बनाया, देन कुछ कुछ चेंजेस आए होंगे, तो इस तरह से मैट्रिक्स मिल गई। आप बताओ आपकी भी मैट्रिक्स ऐसी आ रही है? हुआ? कर रहे हो? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हम कर रहे हैं। ओके। इसी नेक्स्ट वाला क्वेश्चन और कराती हूँ मैं। इतने करो, मैं बस देख रही हूँ क्या है इसमें। इसके बाद वाला आया हुआ है मेरे पेपर में। यहीं तो करेंगे, फटाफट फिनिश करते हैं। 2 क्वेश्चन हैं जिसमें से एक तुम्हारे एग्जाम में भी आया है। ठीक है, तो इस तरह की मैट्रिक्स आ जाएगी, आप देख सकते हो, ठीक है। हर एक एलिमेंट, हर कॉलम के पास पाइवट एलिमेंट है, हेंस इट इज इंडिपेंडेंट। इसीलिए हमारा जो सेट एस है वो भी इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हमें आर एन के वेक्टर को चेक करना आता है तो हमें पी एन के वेक्टर्स को भी चेक करना आता है। यहाँ पे अगर P3 के एलिमेंट है तो आपको पता है कि P3 को कैसे चेक करना है, कर लोगे। जैसे P2 को किया है, P3 के लिए हमारे पास जो वेक्टर आ जाएंगे वो R4 के आ जाएंगे। P4 है तो हमारे पास जो वेक्टर आ जाएंगे वो R5 के आ जाएंगे। एक एक नंबर बढ़ता जाएगा। कर लोगे अगर कोई पूछा जाएगा तो? हो सकता है एक्सरसाइज में हो भी, ठीक है। अब हम करते हैं थोड़ा डिफरेंट वेक्टर स्पेस में वर्क करते हैं, जो कि हमारा है M22, जिसमें हमने स्पैनिंग में भी हमने वर्क किया था। तो M22 होता क्या है? सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2x2, ठीक है। तो 2x2 ऑर्डर की मैट्रिसेस है, ठीक है। अब इसमें जो एस सेट दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है, जिसके पास 4 एलिमेंट हैं, 1 2 3 4, ठीक है। इसको चेक करना है कि एल डी है या एल आई है, ठीक है। तो उसके लिए अगेन इसकी रिप्रेजेंटेशन आप R4 के वेक्टर्स में लिख दोगे। तो इसके लिए क्या करोगे, ये वेक्टर, ये वाला फर्स्ट वाला वेक्टर कैसे लिखा जाएगा? 1 -2 0 1, ऐसे लिख दोगे, ठीक। सिमिलरली सेकंड वेक्टर भी ऐसे लिखा जाएगा। बस ऑर्डरिंग ध्यान रखना, ये नहीं कि इसको चेंज कर दिया, ऑर्डरिंग ऐसे चल रही है, ठीक है। ऐसे Z बन रहा है, ठीक है। 3 2 -6 1, ऐसे। तो उसके बाद इन चारों वेक्टर्स को आपको चेक करना है कि ये एल डी है या नहीं। अगर ये चारों वेक्टर एल डी आ गए तो ये जो कलेक्शन है, ये मैट्रिसेस का कलेक्शन है, ये जो सेट है ये भी एल डी बन जाएगा। अगर ये चारों वेक्टर एल आई आ गए तो ये जो एस है वो एल आई बन जाएगा। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन। देख सकते हो यहाँ पर। यस मैम। हाँ, तो अभी मैं आगे बढ़ती हूँ। ये वाला मैं क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क में देती हूँ, क्योंकि ये सॉल्व भी है। अगर तुम कहीं अटकते हो तो देख सकते हो। बस ये क्वेश्चन क्या है, लेंदी है, क्योंकि 4x4 मैट्रिक्स का है। बाकी इसमें कुछ अलग कंसेप्ट नहीं लगा हुआ, ठीक है। तो अभी मैं आती हूँ क्वेश्चन नंबर 47 पे। 47 में क्या दिया हुआ है? एस दिया हुआ है, ठीक है, जिसके पास 3 मैट्रिसेस है, ठीक है। अगेन जो हमारा स्पेस है वो वही है 2x2 मैट्रिसेस वाला, दैट मीन्स M22, ठीक है। इसने बोला है यूज सिंप्लीफाइड स्पैन मेथड
to find simplified form for the vector in span S. That means span S भी निकालना है. That means जो हम पुराने सेक्शन में कर रहे थे, पुरानी क्लासेस में कर रहे थे, स्पैन निकालने वाला काम, वो भी करना है. और इसमें ये भी चेक करना है कि इंडिपेंडेंट है या नहीं. ठीक है, तो इसमें एक तरह से इस क्वेश्चन के दो पार्ट हो गए. एक तो आपको स्पैन निकालना है, दूसरा आपका इंडिपेंडेंट चेक करना है. तो अभी एक बार मैं बता देती हूँ कैसे करना है. सबसे पहले इस मैट्रिक्स को आपको अगेन R4 में लिख लेना है. इसको अगेन R4 में लिख लेना है. इसको अगेन R4 में लिख लेना है. ठीक है, अब आपके पास जो वेक्टर्स आ गए वो R4 के आ गए, तो आपको काम R4 में ही करना है. तो याद करो कि स्पैनिंग के लिए मैंने बताया था कि इसको एज अ कॉलम रखना है. तो इसको एज अ कॉलम, इसको एज अ रो रखना है. तो इसको रो में लिखो, इसको भी रो में लिखो, और इसको भी रो में लिखो. ठीक है, तो एक बार मैं PDF में शो कर देती हूँ. तो इसको रो में लिखा. ठीक है, उसके बाद ऑपरेशंस लगाने हैं. ठीक है, ऑपरेशंस लगा के वो रिड्यूस हो गई रो एक्लन फॉर्म में. ठीक है, उसके बाद फर्स्ट वेक्टर आपका ये बना है, ये फर्स्ट वेक्टर बना है. तो उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है. मैट्रिक्स फॉर्म में आप देख सकते हो ऐसे लिख दोगे. ठीक है, जो सिमिलरली ये सेकंड वेक्टर बना है. थर्ड वेक्टर 0 आ गया तो उसको लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है. स्पैनिंग कैसे लिखते हैं, A टाइम्स ऑफ दिस मैट्रिक्स प्लस B टाइम्स ऑफ दिस मैट्रिक्स. तो ये इसका स्पैन आ गया. और इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वैसे ही चेक करना है जैसा अभी तक हम करते आए हैं कि उसको कॉलम बनाना है, मैट्रिक्स को कॉलम बनाना है. बेसिकली जो मैट्रिक्स A है वो आप देख सकते हो A का ही ट्रांसपोज लेकर B बनाया गया है. एक मिनट, ये A है. स्पैनिंग के लिए A मैट्रिक्स कंसिडर करिए और इंडिपेंडेंट चेक करने के लिए B मैट्रिक्स कंसिडर करिए जो कि A का ही ट्रांसपोज है. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ये वाले लेकिन हाँ, इसमें क्योंकि मैंने तुम्हें प्रैक्टिस कम ही कराई है, मतलब 1-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हुई है, उसको कंप्लीट कर लो जो भी क्वेश्चंस हैं. या इनफैक्ट एक्सरसाइज में भी है क्वेश्चन, दिखा देती हूँ. काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे ये हैं. तो इन्होंने बोला है कि ये सिर्फ इसको देखकर बताना है, इंस्पेक्शन से बताना है कि ये इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है. देखो फर्स्ट वाला मैं आपको बता ही देती हूँ. एक हमने थ्योरम करी थी कि अगर हमारे पास जो वेक्टर है सिंगलटन हो और नॉन ज़ीरो हो तो वो LI हो जाता है. तो ये LI हो जाएगा. इसमें भी देख के बताना है. देख के कैसे बताओगे? अब एक दूसरे के, अगर 2 वेक्टर्स में मैंने आपको बताया था एक दूसरे के मल्टीपल है तो वो क्या हो जाता है, मल्टीपल है तो LD हो जाएंगे, और अगर मल्टीपल नहीं है तो LI हो जाएंगे. चलो ठीक है, ये वाले क्वेश्चन अगर अभी ये वाले बाद में करेंगे. ये मेथड से तो तुम्हें करने आ ही गए हैं, तो ये कंप्लीट कर लेना. ये वाला तो कंप्लीट कर लेना और ये वाला कंप्लीट कर लेना. P2 का दिया हुआ है, सिमिलरली मैट्रिक्स का दिया हुआ है, ये P का दिया हुआ है और ये मैट्रिक्स का दिया हुआ है. तो मैट्रिक्स वाले कर सकते हो. ठीक है, P2 वाले कर सकते हो और ये सिंपल RN वाले कर सकते हो. तो क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 5 हो सकता है. ठीक है, बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में करेंगे. तो अभी मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ.